हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति जवाहर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 14 एटॉमिक फिजिक्स, जिसके लास्ट वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। इसका थ्योरेटिकल और डेरिवेशन वाला पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, क्वेश्चन की वीडियो देखने से पहले आप लोग वो वीडियो अच्छे से देखिए, उनको अच्छे से समझिए, बुक के सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करिए, देन ही आप लोग अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की वेवलेंथ आपको गिवन है। ओके, और बोल रहा है कि बामर और पाश्चन की प्रथम रेखाओं की तरंग दे दे रही है, मुझे बताओ। मतलब लाइमन की प्रथम, बताओ कब मिलेगी लाइमन। मैंने आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से सिखा दी है। प्रथम रेखा चाहिए, ये n बराबर 1 2 3 4 5। सबसे पहले लाइमन आता है, उसके लिए n1 बराबर होता है 1, और प्रथम रेखा है तो प्रथम रेखा आएगी जब n2 बराबर हो 2, n2 तो कितना हो 2 और n1 कितना हो 1, तब मेरे को प्रथम लाइन मिलेगी। बामर और पाश्चन, बामर के लिए लाइमन के पास बामर आता है, बामर के लिए यहाँ आना है, मुझे प्रथम रेखा चाहिए, तो n2 हो गया 3, n1 हो गया 2। पाश्चन, लाइमन बामर, बामर के बाद आता है पाश्चन, तो पाश्चन के लिए प्रथम रेखा कब मिलेगी, जब n2 बराबर हो 4 और n1 बराबर हो 3। तो अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से बनाना आता है ना, और रटने वाला डायग्राम तो ये बिल्कुल नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो बन जाएगा। मैंने आपको बता चुकी हूँ, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फुंड, अच्छे से रट लो इसको सीरियल वाइज। तो बस ये लाइमन के लिए n1, ये बामर के लिए n1, ये पाश्चन, ये ब्रैकेट, ये फुंड, और फिर n2 तो आपको पता ही है। अब आपको जैसे मान लो लाइमन की सेकंड लाइन पूछता, तो बताओ सेकंड कब आती, जब ये 3 से 1 में आता, यानी कि n2 बराबर 3 होता और n1 बराबर 1 होता, तो मेरी लाइन होती लाइमन की सेकंड लाइन मिलती। कभी भी ये गलती मत कर देना कि n2 से इसमें पहुंच गए, तो भाई ये तो श्रेणी बदल के लाइमन की जगह कौन सी आ गई है, बामर। ओके, चलिए, तो अब आपको इनकी वेवलेंथ पूछा है, किसकी, इसकी और इसकी। लाइमन के लिए दे रखा है, बामर और पाश्चन की प्रथम लाइन के लिए आपको वेवलेंथ यानी कि तरंग दे रही है, ज्ञात करना है। अब देखो, किसी की भी वेवलेंथ ज्ञात करनी है, फॉर्मूला तो क्या है, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। जेड बराबर 1 है क्योंकि वो हाइड्रोजन, जब भी नहीं दे तो भी हम हाइड्रोजन के लिए लेके चलते हैं, क्योंकि बोर्ड ने जो भी बताया था वो हाइड्रोजन के बारे में या हाइड्रोजन सदृश परमाणु के बारे में बताया था ना। तो जेड बराबर हमने ले लिया 1। फॉर्मूला हो गया 1/λ बराबर आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। पहले लाइमन की बात करते तो मान लो लैम्बडा एल है, प्रथम रेखा है, तो n2 बराबर 2 और n1 बराबर 1, यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ से ये वैल्यू निकल जाएगी, 1/λ बराबर आ जाएगा इतना। और लैम्बडा एल की वैल्यू आपको दे रखी है 1216 एंगस्ट्रॉम, ये आ गया 1/1216 एंगस्ट्रॉम बराबर 3r/4, इतना आ गया। अब बामर के लिए बात करते हैं। बामर की प्रथम लाइन के लिए मैंने लैम्बडा बी मान ली, तो वैल्यू पुट करनी है। मैंने अभी आपको बताया n2 बराबर कितना होगा बामर के लिए 3 और n1 बराबर कितना होगा 2 होगा ना। तो बस ये वैल्यू ही पुट करनी है और आप इसको सॉल्व करके आपको 1/λ की वैल्यू निकालनी है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ तक ईजिली पहुँच जाओगे। पहुँच गए। अब एक तो मेरे को 1/λ ये तो गिवन है और मुझे लैम्बडा बी चाहिए, तो इस वाली इक्वेशन में इसका भाग दे दो, कैसे भी कर लो। जब मैं इसका भाग दूंगी तो देखो आर से आर कट जाएगा। वैसे तो आर की वैल्यू आपको पता है, अगर आप लोग भाग दे के नहीं करना चाह रहे हो तो आर की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर, इतना ही होता है ना। तो अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, और तो आप इस तरह से कर लो, दोनों को भाग देके। अगर आपको वैल्यू पता है तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, लेकिन पुट करोगे तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी सी हो जाएगी, जबकि यहाँ से देखो आर से आर डायरेक्ट कट गया, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। कैलकुलेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और हर बच्चे का अपना खुद का एक तरीका होता है, लेकिन हमेशा तरीका वो यूज़ करो जो टाइम सेव करे और ईजी हो। तो ये हमारा टाइम सेव और इजी तरीका था, इसलिए हमने इसको यूज़ किया। बस अब यहाँ से लैम्बडा बी आसानी से निकल जाएगा। तो जिस तरह यहाँ से लैम्बडा बी, ये भी एंगस्ट्रॉम में आएगा, क्यों, क्योंकि हमने लैम्बडा एल को एंगस्ट्रॉम में लिखा था 1216, तो ये भी एंगस्ट्रॉम में। सिमिलरली बिल्कुल यही काम आपको पाश्चन के लिए करना है। पाश्चन के लिए मैंने लैम्बडा पी मान ली, वैल्यू पुट करनी है, n2 बराबर हो जाएगा 4, n1 बराबर हो जाएगा 3, और बस फिर वो लैम्बडा एल और उसको यहाँ से भाग देके आप लोग पाश्चन के लिए भी आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं।
आप लोगों ने अगर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि हाँ इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। आपको एक एनर्जी डायग्राम दे रखा है संक्रमण का, ठीक है, और वो बोल रहा है कि संक्रमण बी और डी के संगत जो फोटोन है ना उनकी वेवलेंथ ज्ञात करो। ये तो रहा मेरा बी और ये रहा मेरा डी, इनके लिए आपको वेवलेंथ पता करनी है। बी और डी के लिए एनर्जी लेवल उसने आपको दिए हैं, अपनी मर्जी से दिए हैं, वैसे ये होते नहीं है ना, लेकिन अगले ने दिए हैं, हम क्या करें, नहीं देता तो फिर हम हमारे स्टैंडर्ड लेते वही -13.6 -3.4, लेकिन अगले ने दिए हैं तो आपको यही वैल्यू यूज़ करनी है। चलिए बी और डी के लिए पूछ रहा है। अब देखो संक्रमण बी के लिए आपको वेवलेंथ निकालनी है तो आपको एनर्जी की वैल्यू गिवन है। संक्रमण बी कहाँ से कहाँ हो रहा है, जब आप इस लेवल से इस लेवल में आ रहे हो ना, तो आप पहले इसके लिए डेल्टा ई निकाल लो, क्योंकि डेल्टा जो ई होता है आपको पता है कि फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है या फिर Hc/λ होती है। ये हम हमारे 13 चैप्टर में पढ़ चुके हैं जब हमने फोटोन के बारे में पढ़ा था तो याद है ना आपको कि फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है, लैम्डा की फॉर्म में Hc/λ। एच और सी मुझे पता है तो मैं लैम्डा नहीं निकाल सकती, तो इस संक्रमण के लिए आप ई निकाल लो, ई मतलब डेल्टा ई, ठीक है। यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो बताओ कैसे निकालोगे, 0 -4.5, भाई 0 में से इसको माइनस करोगे तभी तो डेल्टा ई मिलेगा, उस डेल्टा ई को इसके बराबर रख देना और यहाँ से लैम्डा निकाल लेना, तो बस ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ये आ गया प्लस का 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो मेरे पास डेल्टा ई निकला वो कितना निकला, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये किसके बराबर है, Hc/λ के। भाई फोटोन के लिए होता है तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, लैम्डा बराबर कितना आ गया, लैम्डा को ले गए इधर, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भेज दिया नीचे, Hc/4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब H और जो C है वो हम स्टैंडर्ड में रखते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट है उसको भी जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो आप 1.6 × 10⁻19 से गुणा कर दीजिए, तो बस यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दी। Hc स्टैंडर्ड वैल्यू है, ई जो है वो भी हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है जो हमें पता है, तो ये आ जाएगा लैम्डा, ये मीटर में आएगा, इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज किया तो इतना। बताओ है या नहीं आसान। अब बिल्कुल सही यही काम आपको इसके लिए करना है, इसके लिए एनर्जी गैप निकाल लो, उसको भी Hc/λ के बराबर रख दो, -2 -10, माइनस माइनस प्लस हो गया तो -2 + 10 कितना आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बस इसको भी क्या कर दिया, Hc/λ के बराबर रख के यहाँ से भी लैम्डा निकाल लिया। तो बताओ है ना आसान। यहाँ पे हमारा 13 चैप्टर भी काम में आया और हमारा 14 भी, क्योंकि हमें फोटोन के लिए एनर्जी की वैल्यू पता होनी चाहिए थी तभी तो कर पाते हैं ना। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक होता है, इसलिए आप सीरियल वाइज वीडियो देखिए और फॉर्मूले आप सारे याद रखिए। ऐसा नहीं कि 14 को पढ़े तो सिर्फ 14 के फॉर्मूले याद रखना है, नहीं, पीछे का कोई भी फॉर्मूला यूज आ सकता है भाई, ओके, क्योंकि फिजिक्स तो कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है ना एक दूसरे से, इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि n = 5 से n = 1 अवस्था में जाने के में फोटोन के उत्सर्जन के पश्चात हाइड्रोजन जो परमाणु है उसका प्रतिक्षिप्त संवेग क्या होगा। आपको R गिवन है 1.097 × 10⁻7, प्लस होता है ना, ये माइनस थोड़ी होता है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप सही कर लेना, ओके। मीटर इनवर्स इसकी होती है, H की वैल्यू इतनी होती ही है, तथा हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो है वो इतना होता है। ये आपको गिवन है, नहीं गिवन होता तो भी आपको ये सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। अब वो क्या बोल रहा है, आपको संवेग निकालना है जब वो इस अवस्था से इस अवस्था में आया, 5 से 1 में आया। चलिए, संवेग संरक्षण नियम के अनुसार प्रतिक्षिप्त हाइड्रोजन परमाणु का जो संवेग होगा वो उत्सर्जित फोटोन के संवेग के बराबर होना चाहिए। भाई जो फोटोन उत्सर्जित हो रहा है उसके संवेग के बराबर होना चाहिए। तो हमें पता है कि फोटोन का जो संवेग होता है हम हमारे 13 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, P बराबर आया था E/c, आया था नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर संक्रमण हो रहा है तो हम E की जगह डेल्टा E यूज़ करेंगे ना, अभी जैसे किया, तो P बराबर आ गया डेल्टा E/c। अब मुझे डेल्टा E निकालना है, कहाँ से कहाँ आ रहा है वो, 5 से 1 में, अगला दे रहा है ना, तो E5 - E1। अब आप पहले E5 की वैल्यू निकालिए और E1 की। अब आपको नहीं दे रखा ना भाई, अभी लास्ट क्वेश्चन में तो डायग्राम दिया हुआ था, यहाँ कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो आपको एनर्जी लेवल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कितना होता है एनर्जी लेवल का फॉर्मूला, होता है ना -13.6/n²। जेड को तो हमने 1 रख दिया, तो एक बार तो रखेंगे 5 माइनस और ये n बराबर रखेंगे 1, तो ये आ गया मेरा डेल्टा E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। बस जब ये आ गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, पहले तो इसको सॉल्व करके डेल्टा E निकाल लो और फिर उसके बाद में
आप लोग इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। c मेरी लाइट वेलोसिटी होती है, डेल्टा ई मेरा कितना आ गया 20.88 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया। ओके, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया था, उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे पी में इसकी वैल्यू रखनी है ना, तो इसलिए मुझे एनर्जी को जूल में लेना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। हमेशा बच्चे यहाँ गलती कर जाता है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर दी। नहीं, आपको पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि एनर्जी का स्टैंडर्ड मात्रक जूल होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट थोड़ी होता है, तो इसलिए। चलिए, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो ये kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पी आ गया। पी की यूनिट ये तो होगी, क्योंकि पी जो होता है वो mv भी होता है नहीं होता भाई, एम की हो गई kg, वी वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया 6.96 इंटू 10⁻⁻27 kg मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन ईजी था। चलिए, अब देखो बच्चों, तो इसी के साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। हमने हमारा 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम हमारे सिलेबस के बहुत क्लोज हैं, तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम भी ज़्यादा दूर नहीं है, अभी से ही आप लोग जम के पढ़ेंगे तभी आप एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना है भाई, बायो भी पढ़नी है, बायो वालों को आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है, मैथ वालों को मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स भी पढ़नी है, तो सभी सब्जेक्ट बहुत लेंथी है। तो अब आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। न्यूमेरिकल आप प्रॉपर्ली निकालते रहिए। अब जो और न्यूमेरिकल रह गए हैं आप उनकी प्रैक्टिस करिए। बहुत ईजी से न्यूमेरिकल है, आसानी से हो जाएंगे, लेकिन बिना प्रैक्टिस करे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।